नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चतुर्साल सिंह और ये फॉरेस्ट रेंजर हैं वर्तमान में। और ये अपना परिचय भी खुद देंगे और मजा आने वाला इस इंटरव्यू प्रोसेस में पूरा। इनके साथ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ये इनका सिलेक्शन कैसे हुआ फॉरेस्ट रेंजर में, इनके मार्क्स क्या रहे, क्या रणनीति रही, ठीक है। और आपके जो सवाल होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में इनसे आप पूछ सकते हैं। जब ये वीडियो आपके सामने होगा उस समय आपके जो सवाल होंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं। नमस्कार चतुर्साल भाई, कैसे हैं आप? प्रणाम सर, बढ़िया हूँ मैं। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है। जो लिसनर्स हैं हमारे वो आपको सुन रहे हैं और ये वीडियो जब उनके सामने रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आएंगे। और सबसे पहले मैं पहला प्रश्न अपनी ओर से और अपने लिसनर्स की ओर से रखना चाहता हूँ कि आपने फॉरेस्ट रेंजर के लिए क्या तैयारी की और ये सपना आपके दिमाग में कहाँ से आया, ये सपना आपने कैसे बुना? थैंक यू सर। सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आई होप कि सब लोग अपने क्वारंटाइन नियम का पालन कर रहे होंगे, शायद सरकार में सहयोग दे रहे होंगे। बिल्कुल। और ये आपका अच्छा इनिशिएटिव है कि इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है ऐसे सब कार्यों के द्वारा जो हमारे प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। इवन वो MPPSC हो या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज हो, अदर भी कोई एग्जाम्स हो, तो ये अच्छा टाइम है। उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाता है इससे और एग्जाम के लिए गाइडेंस भी मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। चलिए आपके प्रश्न पर आते हैं अब। बिल्कुल। आपने प्रश्न किया है कि हमने इसकी तैयारी कैसे की और अभी तक की जर्नी कैसी रही। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। मैंने 12th क्लास तक की पढ़ाई अपने शासकीय स्कूल से पूरी की थी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेजुएशन के लिए SMS साइंस कॉलेज ग्वालियर में एडमिशन लिया। वहां से हमने BSc कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने MPPSC की तैयारी शुरू की थी। हालांकि जो जी तो उस हिसाब से हमने शुरू कर दिया था अपना। फिर फिर उसके बाद हम लोगों ने सिविल सर्विस की तैयारी की थी। मेनली मेरा एम वही था, सिविल सर्विस में जाना। तो मैंने 2016 PSC में सिलेक्शन भी लिया था, फाइनल सिलेक्शन, असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के पद पर। ओके। फिर उसके बाद मैंने 2017-18 की PSC में ए वाला सिलेक्शन हुआ मेरा फॉरेस्ट रेंजर के लिए। ये तो मेरा पूरी जर्नी थी, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूँ कि मैंने फॉरेस्ट सर्विस क्यों सिलेक्ट किया। बिल्कुल। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब मेरा 16 PSC में सिलेक्शन हो गया था तो उस टाइम पे मुझे एक पोस्ट ऑलरेडी मिल चुकी थी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, हालांकि उसका क्लियर होना 100% तय था। तो जब मैंने 2018 PSC का प्रीलिम्स दिया तो उस दौरान मेरा जो लोक सेवा आयोग के लिए अपन जो परीक्षा देते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और जो अन्य परीक्षा के लिए, तो उसमें मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा फॉरेस्ट सर्विस के लिए कट ऑफ क्लियर हो गया था प्रीलिम्स के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जो सामने है उसी के लिए तैयारी कर ली जाए। फिर मैंने इसका स्कोप देखा, फिर मैंने इसका सिलेबस देखा। तो स्कोप में मैंने देखा कि ये भी एक प्रकार से प्रशासनिक सेवा ही है, क्योंकि आजकल फॉरेस्ट का जो तरीका है, मैनेजमेंट का तरीका बदल गया है। आजकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अपनाया जाता है, एक प्रकार से पब्लिक डीलिंग ही रहती है। और हम तो उस वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस वेल्थ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसका इंक्रीज कर रहे हैं, जो सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एनवायरमेंट है तो इंडिया का है तो इंडिया के लिए काम करेगा। अगर हम किसी एक एरिया के एनवायरमेंट को डेवलप कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एनरिच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विस देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस डिपार्टमेंट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज थी, तो इस वजह से मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू किया। अब आपका आता है इस सवाल का तीसरा पहलू कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया। बिल्कुल। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले हमने सिलेबस देखा। तो सिलेबस में क्या है सर कि जो उसका प्रीलिम्स है वो तो सेम जो सिविल सेवा के लिए होता है सेम ही रहता है। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा लर्नर्स को यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से सुन लें, है ना। जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोग फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो सभी लोग अटेंटिवली ये इंफॉर्मेशन प्लीज जो है इनसे सुने। जी प्लीज करिए।
तो सर एक्चुअली जैसे अगर फॉरेस्ट सर्विस के मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस को अपन अच्छे से एनालाइज करें जी तो एक तथ्य सीधा सामने आता है कि जो हमारा प्रीलिम्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर है जी और मेंस का फर्स्ट पेपर है जो सीसेट और जो जीएस से कंबाइंड है, तो इन दोनों का 95% सिलेबस सेम है सर। सिलेबस सेम होने के साथ साथ क्या है, उसमें जो प्रश्न पूछने का उनका तरीका है, उनका अप्रोच है, वो भी सेम प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड का ही रहता है। इसका बेनिफिट ये है कि हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पर जितनी अच्छी कमांड करेंगे, हमारा जितना अच्छा अप्रोच होगा प्रीलिम्स का, हमारे मेंस में उतनी ज्यादा मदद मिलने वाली होती है। तो मेरा तो यही कहना है लोगों से कि अगर फॉरेस्ट सर्विस को आप टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स पे अच्छे से अच्छी अप्रोच बनाना। इसका सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा मेंस के फर्स्ट पेपर में। सिर्फ आपको एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी रहती है जो एकदम नॉर्मल सी आती है, बस उस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आपका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ रखा है। फिर उसके बाद मेन रह जाता है उसका सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर है बेसिकली साइंस बेस्ड है वो पेपर। एक्चुअली चूंकि फॉरेस्ट सर्विस के लिए पहले ही उन्होंने मानक निर्धारित कर दिए हैं कि वही बच्चा आ सकता है, वही स्टूडेंट आ सकते हैं इसमें जो लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ओके बिल्कुल। तो उसमें उसमें भी सर दो कैटेगरीज हैं जी एक है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। फिजिक्स जो केमिस्ट्री अमूमन बायोलॉजी। जी बायोलॉजी इनको हम अमूमन डीपली जाके नहीं पढ़ते हैं यदि हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो। लेकिन जो उसका दो और टॉपिक है उसमें है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ है साइंस टेक एंड कंप्यूटर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, एंड कंप्यूटर हुआ, एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। हम इन सब की इतनी अप्रोच तो लेके चलते हैं प्रीलिम्स में कि वो अपना मेंस कवर कर देगा। तो एक और सलाह मैं ये देना चाहूंगा, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो स्टेक हुआ, कंप्यूटर हुआ, एनवायरमेंट को इस अप्रोच से लेके चलने की हमारा मेंस भी कवर हो जाए, क्योंकि इनका इनका जो लेवल रहता है वो सेम रहता है मेंस में भी। एनवायरमेंट का क्योंकि एनवायरमेंट तो हमारे प्रीलिम्स का भी हिस्सा होता है, कंप्यूटर भी हमारे प्रीलिम्स का हिस्सा होता है, तो लगभग सेम लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी कि जो हमारा बायोलॉजी है, फिजिक्स है और जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, उस ठीक है, उसके बाद क्या होता है इन तीन सब्जेक्ट के लिए मेनली मैं सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए सबसे पहले आप तीनों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। हालांकि अभी तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं इसके लिए, हो नहीं सकता क्योंकि अभी एक ही एग्जाम हुआ है, लेकिन इससे हमें अप्रोच समझ में आएगा कि फिजिक्स के किस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कितना डेप्थ है उसमें, क्योंकि ये तीन जो पेपर हैं आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। और चूंकि आपने प्रीलिम्स के लिए काफी कुछ स्टडी कर लिया है, प्रीलिम्स में ही कर लिया है जो मेंस में मदद करने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन टोटली ऑन साइंस पर ही होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए केवल साइंस पे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको पहले डीप एनालिसिस करो किसका, अपने पेपर सिलेबस का। बिल्कुल हाँ, सिलेबस। सिलेबस का और पेपर का दोनों का देखो, कंपैरिजन देखो किस लेवल से आ रहा है। क्योंकि अगर वैसे एक वो कहते हैं ना कि कहने को तो हम एक जो टॉपिक होता है, कोई सा भी टॉपिक, सपोज दैट अपन ग्रेविटी ले लेते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स की ग्रेविटी में लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, बिल्कुल लेकिन हमें सही। तो सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें एग्जाम के लिए जरूरी हो। ओके ओके तो उसका लेवल हमें एग्जाम से पता चल जाएगा, एग्जाम पेपर से पता चल जाएगा किस स्टैंडर्ड का हमें पढ़ना है और किस टॉपिक को किस स्तर तक पढ़ना है। तो उस लेवल से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स डेवलप कर दो, ज्यादा बेटर है साइंस में। तो उससे क्या, उसका रिवीजन जल्दी हो जाता है और हम किसी भी पहलू को छोड़ते नहीं है उसमें। अच्छा, इसका दूसरा और पहलू जो है मैं जानना चाहूंगा कि अभी प्रीलिम्स तो ठीक है कि आपने कहा सेम है प्रीलिम्स में, लेकिन जो मेंस में जो पेपर्स हैं उनके मार्किंग्स बता दें, कितने मार्क्स के वो पेपर हैं, है ना? दो पेपर आपने मेंस में बताया, उनके मार्किंग सिस्टम क्या है, वो थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें। जी जी, जैसे जैसे प्रीलिम्स का तो लगभग सब लोगों को पता रहता है, ये पेपर सीसेट का होता है, एक जीएस का होता है। सिविल सर्विस में केवल जीएस की मेरिट होती है और फॉरेस्ट सर्विस के लिए कंबाइंड मेरिट बनती है। कंबाइंड में। इसके बाद क्या होता है सर कि जो हम मेंस के लिए जाते हैं, मेंस के लिए जो कंबाइंड मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद आपको दो पेपर देने होते हैं। इसमें ये डिफरेंस होता है, सिविल सर्विस का जो मेंस होता है, सिविल सर्विस के मेंस में हमें रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, ठीक हमें है। लिख के देना पड़ता है, हमें हाँ रिटर्न पेपर देता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो सेम प्री की तरह होता है।
जैसे हमें टिक मार्क करना है तो उसमें भी टिक मार्क ही करना पड़ता है। ओके और पैटर्न में ये इसके बाद इंटरव्यू सेम ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके बाद। ओके, तो जो पेपर थे दोनों मेंस के, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है? एक मिनट सर, एक मिनट। जी हाँ, मार्किंग 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 पे आता हूँ मैं। तो बिल्कुल उसके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी 100 क्वेश्चन में हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो ऐसे ऐसे करके 400 प्रश्न, सॉरी 400 अंक हो जाते हैं। ओके फर्स्ट पेपर 200 नंबर का रहता है, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का रहता है। ओके। तो उनका कंबाइंड मेरिट ही बनती है, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। लेकिन इसमें अच्छा, ये उन नहीं है दोनों कि पेपर से भी सब्जेक्ट से इतने कंबाइंड नंबर मेरिट आएंगे। बनेगा, मतलब आई मीन टू से। जी 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 जी। इसमें आप पहले में स्कोर कर सकते हैं, दूसरे में कर सकते हैं, कंबाइंड मेरिट ही बनती है इसमें। और ओके इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि भाई जीएस के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के इतने आएंगे, फिजिक्स के इतने आएंगे, केमिस्ट्री के, वो मिक्स आता है प्रीलिम्स की तरह, फिक्स नहीं रहता। ओके ओके ओके। जी सर। तो फॉरेस्ट रेंजर अभी आप वर्तमान में आपने पोस्ट दी है, तो जी जी। आपके मीन्स के मार्क्स क्या थे और ओवरऑल जो है रैंकिंग क्या रही? वो भी थोड़ा सा अगर डिटेल मिल जाती तो अच्छा रहता। अगर मीन्स के मार्क्स जो हैं और कितने मार्क्स जो हैं, अगर मार्क्स ज्यादा आते हैं तो क्या कोई बड़ा फर्क पड़ता है डेजिग्नेशन में? क्योंकि सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, जी अगर जी मार्क्स ज्यादा है या कम है उससे कोई एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है क्या? जी जी। एक्चुअली आपने एक अच्छा प्रश्न किया है कि मार्क्स का क्या फर्क पड़ता है। तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, एमपी जो एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ना जी 2 लेवल पे एमपीपीएससी के थ्रू भर्ती करता है। एक ओके होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और एक होता है फॉरेस्ट रेंजर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या आरएफओ बोलते हैं। ओके तो एक्चुअली क्या होता है, जो एसीएफ है वो एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, तो उसकी वैकेंसी काफी कम आती है, लेकिन इसी की मेरिट के थ्रू उसमें सिलेक्शन होता है। तो यदि आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आप डायरेक्ट एसीएफ बन जाओगे, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाओगे। तो उसका बेनिफिट ये होता है भविष्य में जब आप आगे डिपार्टमेंट को सर्विस देंगे तो जी आपको जो प्रमोशन मिलेगा, जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो आपका प्रमोशन सीधा आईएफएस लेवल पे हो जाएगा। ओके आप सीधा आईएफएस कैडर में चले जाएंगे। और अगर आप ग्रेट रेंजर पोस्ट पर हैं तो रेंजर पोस्ट के बाद पहला प्रमोशन ही आपको एसीएफ में मिलेगा। ओके तो इसका ये फायदा हो जाता है अगर आपका स्कोर काफी अच्छा है इसमें, तो स्कोर काफी अच्छे से अगर आप एसीएफ सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी जल्दी आईएफएस बन जाओगे और बड़े लेवल पे अपनी सुविधाएं दे सकोगे सरकार को। और जब जहां तक आपने मेरे मार्क्स की बात पूछी है, तो मेरे मार्क्स से क्या कहते हैं, मेंस में था मेरा 300 प्लस था मेरा स्कोर। ग्रेट वेरी नाइस। हाँ, और 30 के आसपास मुझे मार्क इंटरव्यू में मिले थे। और इसमें भी मैंने काफी, हालांकि काफी ढील दिया था। मैंने फर्स्ट पेपर को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन वैसे अहमियत देना चाहिए, हमें उतनी देना चाहिए जितनी हम सेकंड पेपर को दे रहे हैं। तो स्कोर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर हम दोनों पेपर का बैलेंस बना के चलते हैं। वाह अमेजिंग। तो ओवरऑल रैंकिंग भी आपको पता थी कि मेरी ये रैंकिंग है? जी हाँ, मेरी रैंकिंग शायद 85 87 के आसपास थी। अच्छा, तो जी बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हम जब तैयारी करते हैं तो जी। जो है आपने सिविल सर्विस का कब सोचा? वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि अचानक से हम जो है सिविल सर्विस की ओर मुड़ गए कि नहीं मैं पीएससी करूंगा, और पीएससी के बाद भी एक टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं अब मैं फॉरेस्ट में ही जाऊंगा? तो वो थोड़ा सा और फोकस करें तो मजा आ हाँ जाए। हाँ, जी जी। जी एक्चुअली जो मेरे पापा जी हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। वो ओके पहले ग्राम पंचायत में सर्विस देते थे, अब वो जनपद पंचायत स्तर पर सर्विस देते हैं। जी तो कहीं ना कहीं पापा जी का डायरेक्ट टच रहता है प्रशासन से। तो जो प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, कैसे बने जाते हैं, तो इन सब की जानकारी मुझे अपने पारिवारिक स्तर पर भी मिल गई थी। तो हम लोगों ने लगभग 12th पास करने के बाद हम लोग ग्रेजुएशन करने के गए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने लगभग माइंडसेट हो गया था कि हाँ, हमें सिविल सर्विस की तरफ ही जाना है। ओके तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था सिविल सर्विस वाला। हम्म तो सिविल सर्विस वाला प्रीलिम क्लियर ना होने की वजह से मेरा इसमें हुआ सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट भी हुआ उस टाइम पे। तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे मुझे। ग्रेट। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। आप शायद पॉज कर दिया ना?
नहीं नहीं, स्क्रीन चल रहा है, वो क्या है नेटवर्क के कभी कभी थोड़ा बहुत इश्यू होता है तो उसके कारण वो डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, जी 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 जी। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो बिल्कुल। जब मैं 18 का प्रिलिम्स के लिए बैठा तो अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसका रिजल्ट देखा तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने उसका देखा, स्कोप देखा, क्या वर्किंग रहती है, क्या तरीके रहते हैं, क्या काम रहता है। तो हम्म। तो आप सुन रहे हैं दोस्तों छत्रपाल सिंह यादव, और ये बता रहे हैं अपनी जर्नी हमें कि किस तरीके से जो है इन्होंने तैयारी को आगे बढ़ाया। अभी कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, नॉट एट ऑल, पर हमारी बातचीत जारी है। मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूं और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मतलब हम अपनी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे उनको लगा कि हमारा सिविल सर्विस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ जो कि जीएस बेस पर होता, तो दोनों पेपर के जो कंबाइंड मार्क्स थे वो उन्हें मिले, मतलब सीसेट वाला सेगमेंट उनका ज्यादा अच्छा था। तो उन्होंने अपने करियर को जो है उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया, और जो करियर उनका मुड़ा उस डायरेक्शन में, तो बाकी आगे की कहानी आपने पूरी तरह से देखी, पूरी कहानी आपके सामने थी उनकी, और पूरी कहानी जो है वो क्या रही वो भी आप समझ गए हैं। छत्रपाल हमसे वापस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कहानी जर्नी अभी कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ रही है छत्रपाल जी के साथ। तो उनसे आपके जो प्रश्न है वो भी मैं जानूंगा, है ना। तो आपने जाना कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या रही, मेंस में 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, जैसा आपने सुना, और उनके 400 में से 300 नंबर उनके मेंस में थे, फिर इंटरव्यू प्रोसेस। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में ओवरऑल रैंकिंग जो है उनकी 80 के आसपास रही, 80 के आसपास रही। तो फॉरेस्ट रेंजर बनने का सपना जितने भी लोग लिए हुए हैं अपने जहन में, वो भी मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे करना है, तो आपके अगर जीएस में उतने कट ऑफ नहीं आते हैं और सीसेट में आप बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड बीएससी है ना, और इस तरीके का साइंस बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ये करियर ऑप्शन एक वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। तो छत्रपाल हमसे दोबारा जुड़ चुके हैं, अभी वापस लाइन पर हैं, तो सवाल हमारे वापस जारी रहेंगे। जी छत्रपाल, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो बताएं हमें। कनेक्शन रीस्टेब्लिश हो रहा है, तब तक आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें तब तक अपने सवाल भी लिख सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है फॉरेस्ट रेंजर को लेकर कोई भी, है ना, जब तक छत्रपाल अपने जवाब के साथ हाजिर हो रहे हैं तब तक आप लोग अपनी क्वेरीज जो हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं दिमाग में, इधर आप जैसे उन्होंने कहा कि आपको पेपर एनालिसिस और सिलेबस एनालिसिस करना चाहिए जब आप इस एग्जाम में अपियर होते हैं, कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं तो वो न्यूमेरिकल किस लेवल के आते हैं, साइंस का जो पेपर है पर्टिकुलरली वो साइंस जो है किस लेवल का आता है, वो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जितने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो प्रमोशन बेस में आप सीधे आईएफएस रैंक का प्रमोशन पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने हमें इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कही। तो वी आर ट्राइंग टू रीस्टैब्लिश द कनेक्शन। बिफोर दैट आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं, और छत्रपाल की जर्नी अभी चल रही है, इनके फ्यूचर एंड्यूअर्स को लेकर अगर ये कनेक्शन ठीक रहता है तो हम बात करने वाले हैं उनसे वापस दोस्तों। तो आपके जब तक कोई सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में तो वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, दैट इज स्टिल ओपन एंड यू कैन आस्क एनीथिंग। चलिए दोस्तों, कनेक्शन जो है प्रॉपर रिस्टेब्लिश अभी नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं, और आगे जो है आपके जो सवाल होंगे उस पर हम दोबारा एक नया वीडियो जो है छत्रपाल सिंह यादव जी के साथ लेकर आएंगे। और इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी, दिस इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। फिर भी आपके सवाल होंगे तो सवालों के जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।